हेलो दोस्तों, टाइटल देख के तो शॉक हो गए होंगे कि इतने कम पैसों में मैं थाईलैंड कैसे घूम के आया हूँ। तो ये जो 18,000 है उसका मैंने पूरा ब्रेक थ्रू बनाया है कि कितने पैसे कहाँ खर्च हुए और इतने कम पैसों में हम कैसे घूम के आ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा कि क्योंकि मैं थाईलैंड गया था और बाकी करेंसी में मैं पैसे खर्च करा था, यानी कि थाई करेंसी में पैसे वहां पर खर्च करा था। तो जो थाई करेंसी है उसे मैंने कन्वर्ट करके रुपए में मैंने पूरा हिसाब किताब बनाया है, जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी होगी। और दूसरा ये है कि क्योंकि मैं जिम के साथ ट्रैवल कर रहा था तो जो भी खर्चा हो रहा था वो हम लोग शेयर कर रहे थे। यानी कि अगर हम लोग होटल में भी रह रहे थे तो मान लो अगर होटल का किराया जो है वो 1,000 रुपया था तो आधा वो भरी थी और आधा मैं भरा था, यानी कि 500 रुपया वो भरी थी और 500 रुपया मैं भरा था। तो जितना भी अमाउंट मैंने थाईलैंड में खर्च किया है उस हिसाब से मैंने पूरा ब्रेक थ्रू तैयार किया है और अब मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो मेरे सामने मेरा लैपटॉप है। तो सबसे पहले तो हम फ्लाइट टिकट की बात करेंगे। तो फ्लाइट टिकट का अगर आपने मेरा थाईलैंड का पहला एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंडिया टू थाईलैंड इन जस्ट 4,800 रुपीज, यानी कि मेरी जो रिटर्न टिकट थी वो मुझे सिर्फ 9,600 में ही पड़ी थी, इंक्लूडिंग चेक इन बैगेज। सही सुना आपने, 9,600 में मुझे फ्लाइट टिकट मिली थी इंडिया टू थाईलैंड, वो भी रिटर्न फ्लाइट टिकट इंक्लूडिंग चेक इन बैगेज, जो कि काफी सस्ता था। और ये टिकट मैंने तभी बुक की थी जब थाई एयरलाइंस की सेल चल रही थी और इसीलिए मुझे काफी सस्ते में टिकट मिली। तो अब बात करते हैं वीजा ऑन अराइवल की। वीजा ऑन अराइवल फिलहाल तो फ्री है, लेकिन जब मैं गया था तभी 2,000 बात थे, यानी 2,000 बात यानी कि 4,800 रुपए। तो फ्लाइट टिकट प्लस वीजा ऑन अराइवल का जो टोटल खर्च होता है वो होता है 14,400 रुपीज। तो इतना मेरा खर्च आया है। तो अब बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड है स्टे, थर्ड है अट्रैक्शन या फिर एक्टिविटीज और फोर्थ है फूड। तो अभी हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, वो है ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं डीएम के से यानी कि डॉनमंग एयरपोर्ट से चाटुचाक गया था बाय बस, और उसका जो खर्च पड़ा था वो मुझे पड़ा था 70 रुपए। और फिर वहां से मैंने एमआरटी और फिर टैक्सी लेकर सीधा चला गया था होटल में। यानी एमआरटी प्लस टैक्सी का जो टोटल खर्च हुआ था वो होता 300 रुपए, क्योंकि टैक्सी का जो किराया था वो था 200 बात। 100 बात जीन ने दिया और 100 बात मैंने दिया, यानी 100 बात के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 230 रुपए मैंने अपनी तरफ से दिए, यानी 230 प्लस 70 रुपए एमआरटी के, तो टोटल होते 300 रुपए। और फिर अगले दिन हमने घूमने का प्लान किया। तो हमने डिसाइड किया कि हम टेम्पल जाएंगे देखने के लिए। तो टेम्पल जाने के लिए हमको 2 बस लगने वाली थी। तो जो पहली बस है जो हमने पकड़ी थी हमारे होटल के पास से ही, उसका जो खर्चा हम लोग को पड़ा था वो पड़ा था हमको 18 बात, यानी कि 44 रुपीज। और दूसरी बस जो थी टोटली फ्री थी, बिकॉज ऐसे कुछ सिलेक्टेड टेम्पल से जहाँ पर आपको फ्री में बस राइड मिल जाती है, एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। बाकी जो थाई गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रोवाइड करके रखा है कि कुछ ऐसी सिलेक्टेड टेम्पल से जहाँ पर आपको जाने के लिए फ्री में बस राइड प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको फ्री बस राइड के बारे में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस एपिसोड को देख सकते हो जहाँ पर मैंने इस फ्री बस राइड के बारे में बताया है, तो देखना जरूर। और फिर हम वापस होटल आए और होटल आने के लिए हमने बस ही पकड़ी थी और फिर हम घूम फिर के वापस होटल के लिए निकल गए। तो होटल आने के लिए हमने फिर से बस पकड़ी जिसका किराया हमको लगा 46 रुपीज, यानी कि 20 बात रुपए, यानी कि 46 रुपीज। और फिर अगले दिन हमने प्लान किया अयोध्या जाने का। तो हमने हमारे होटल से हुआ लमपोंग स्टेशन जाने के लिए एक बस पकड़ी जिसका किराया था 45 रुपीज। और फिर हुआ लमपोंग स्टेशन से अयोध्या जाने के लिए हमने ट्रेन पकड़ी जिसका टिकट का फेयर था 20 बात, यानी कि 46 रुपीज। और फिर हम अयोध्या में ही चेकिंग करते ही घूम रहे थे। और फिर हम ही चेकिंग करके हम पैक्चोंग चले गए और फिर वहां पर हमें एक थाई फैमिली मिली, यानी कि नूम की फैमिली। और फिर वही हमको नाकोन नायक भी घुमा रहे थे और फिर नाकोन रज सीमा भी वही हमको लेके चले गए थे। और फिर नाकोन रज सीमा से बैंकॉक जाने के लिए हमने एक बस पकड़ी थी जिसका किराया था 232 बात पर पर्सन, यानी कि 565 रुपीज पर पर्सन। और फिर बैंकॉक बस स्टेशन पहुंचते ही हमने और एक बस पकड़ी हमारे होटल जाने के लिए जिसका किराया था 46 रुपीज। और फिर अगले दिन हम बैंकॉक में ऐसे ही घूम रहे थे, यहाँ भटक रहे थे। और फिर सुपर ईस्ट थाईलैंड में भी हम गए थे करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। तो बस पूरा दिन हम घूम ही रहे थे बाय बस और बाय एमआरटी। तो उस पूरे दिन का जो खर्च हुआ था वो था 160 रुपए। और फिर अगले दिन हमने टैक्सी पकड़ी थी एयरपोर्ट जाने के लिए जिसका किराया हमको पड़ा था 348 बात प्लस 138 बात फॉर टोल फीस एंड हाईवे फीस। तो इसका जो टोटल कॉस्ट हुआ था वो हुआ था 478 बात, यानी कि 1,169 रुपीज। तो इसको हम लोग ने स्प्लिट कर दिया 2 भाग में, यानी आधा पैसा जीन ने भरा और आधा पैसा मैंने भरा। तो मैंने जितना भरा था वो भरा था 584 रुपीज। तो 10 दिन का जो ट्रिप था उसमें ट्रांसपोर्टेशन का 1,906 रुपए खर्च हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप सिटी से एयरपोर्ट या एयरपोर्ट से सिटी आप जाने का प्लान करते हो और अगर आप 1 या 2 ही इंसान हो तो आप हमेशा बस से ही जाना। टैक्सी से जाओगे तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। मान लो अब मेरे केस में हो रहा है 1,169 रुपीज। तो मान लो अगर आपको कोई अच्छा टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो आपसे टोल फीस या हाईवे फीस नहीं लेता है तो भी आपका नहीं करके भी 800 रुपया तो फीस, यानी कि 750 से 800 रुपए के बीच में किराया हो ही जाएगा।
तो अगर आप 4 लोग हो देन टैक्सी इज द परफेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप 1 या 2 लोग ही हो तो बस से जाना, जिससे कि आप 150 या 200 रुपए में भी आप आराम से बस से पहुंच जाओगे। वैसे तो ट्रेन भी जाती है, एसआरटी और एमआरटी के जरिए भी आप सिटी में पहुंच सकते हो या फिर सिटी से एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। तो उसके बारे में भी मैं कभी ना कभी आपको जरूर बताऊंगा। जब मैं वापस थाईलैंड जाऊंगा ना, तब मैं आपको पूरा मल्टीपल ऑप्शन बताऊंगा कि आप बस से, ट्रेन से कैसे जा सकते हो सिटी में भी, और सिटी से कैसे आ सकते हो एयरपोर्ट पर भी। क्योंकि बसेस में भी कई तरह के बस है, एक ही तरह के बस में कई तरह के बस है, कई तरह के ऑप्शन है बस में भी, जिससे आप सिटी जा सकते हो। प्लस ट्रेन में भी कई तरह के ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, जिससे कि आप सिटी से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सिटी जा सकते हो। तो उसके बारे में मैं कभी ना कभी आपको जरूर बताऊंगा। जिस दिन मैं थाईलैंड वापस जाऊंगा ना, उस दिन मैं आपको सारे ऑप्शन आपको मैं बता दूंगा, जिससे कि आप एयरपोर्ट से सिटी और सिटी से एयरपोर्ट जा सकते हो। तो चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जो है स्टे। तो जो पहले 2 दिन मैं रहा था वो रहा था OA 498 लाडावन विला, जिसकी पर नाइट की जो कॉस्टिंग थी, यानी कि जो प्राइस था वो था 400 बात पर नाइट। तो इसे हम लोग ने स्प्लिट कर दिया 2 भाग में, यानी कि 200 बात जीन ने भरा और 200 बात मैंने भरा। तो 2 दिन का जो किराया मुझे पड़ा था वो पड़ा था 970 रुपए। और फिर हम सीधा चले गए अयोध्या और वहां पर हम 3 रात रुके। तो पर नाइट का जो वहां पर प्राइस था वो था 350 बात पर नाइट। तो मेरे खाते में जो आया 3 रात का वो था 1275 रुपीज। और फिर हम सीधा चले गए पैक्चोंग में, जहाँ पर हम वीआईपी अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो वीआईपी अपार्टमेंट बेसिकली उस अपार्टमेंट का नाम ही था। वहां पर हम 1 ही रात रुके और 1 रात का जो प्राइस था वो था 290 बात। तो 290 बात को भी हमने स्प्लिट कर दिया और जो मेरे खाते में पड़ा वो मुझे पड़ा 350 रुपीज, यानी टोटल होता 700 रुपए। तो आधा जीन ने भरा और आधा मैंने भरा। और फिर हम चले गए नाकुन नाइक। वहां पर हम लैम था कॉन्ग कैंप ग्राउंड में रह रहे थे। और वहां पर हमने एक टेंट रेंट पर लिया था। पूरा टेंट का जो किट था वो हमने रेंट पर लिया था। 400 बात में हमें पड़ा था। तो उसको भी हमने स्प्लिट कर दिया 200 बात। तो 200 बात के हिसाब से मेरे खाते में पड़ा 485 रुपीज। तो वहां पर भी 1 रात हम लोग रुके और फिर हम चले गए नाकोन रत्सीमा। और वहां पर जिस होटल में हम रह रहे थे वो था सीरीन बुटीक होटल, और बिल्कुल फ्री में हम रह रहे थे, बिकॉज नूम और उसकी फैमिली ने ही हमको ये ट्रीट दिया था। और एक लग्जरीज होटल था एक्चुअली, तो बहुत सस्ते में, मतलब बिल्कुल फ्री में हम वहां पर रहे उनकी वजह से। और उनका मतलब क्या कहना है, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। तो ये उन्हीं की वजह से हमको फ्री में स्टे मिल गया था रहने के लिए। तो इसका पैसा उन्होंने भरा था। और फिर हम लोग वापस आके बैंकॉक में, और बैंकॉक में हम फिर से OA 498 लाडावन विला में ही रहे। हम लोग वहां पर टोटल 2.5 दिन के लिए रहे, लेकिन उन्होंने 2 रात का ही प्राइस लिया हमसे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस रूम में हम रह रहे वो मतलब इतना ठीक ठाक नहीं था। और इसलिए उन्होंने हमसे सिर्फ मतलब 400 बात के हिसाब से ही 2 रात का ही पैसा लिया। तो मुझे 970 रुपए में पड़ गया 2 रात का, मतलब 2.5 दिन रहा। लेकिन वो 400 बात उन्होंने हमको वापस दे दिया। नहीं, तीसरी रात का जो पैसा वो ले रहे थे वो उन्होंने हमको वापस दे दिया, क्योंकि उनको उनकी गलती का मतलब अंदाज हो गया था। इसकी वजह से उन्होंने 400 बात में वापस दे दिया। तो जो स्टे का जो पूरा खर्चा हुआ है वो हुआ है 4050 रुपए। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा, और ये टिप्स मुझे एक्चुअली अयोध्या में पता चली, क्योंकि जब मैं गया था बैंकॉक सराबुआ में रहने के लिए, तो वहाँ की जो ओनर थी, होटल ओनर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि, क्योंकि मैंने उनको दिखाया था कि ये देखिए मैंने होटल बुक किया है और यहाँ पर दिखा रहा है 416 बात। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, तो एक काम कीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए और मुझे वो पैसे दे दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि चलेगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको 416 बात नहीं दूंगा, कम अमाउंट दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 400 बात देना। तो मैंने कहा 400 नहीं दूंगा, मैं 300 बात दूंगा। तो हाँ नहीं करके 350 बात में वो एग्री हो गए, और मैंने उनको 350 बात में मतलब मना भी दिया। और फिर 3 रात का हम लोग 350 बात के हिसाब से हम रहने लगे। जब भी हम कोई भी होटल या हॉस्टल ऑनलाइन बुक करते हैं, तो जो फॉर एग्जांपल अगर होटल का या हॉस्टल का किराया है 400 बात पर नाइट, तो हम ऑनलाइन तो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो पूरा पैसा उनको नहीं मिलता। उनको आधा थोड़ा बहुत कमीशन उनको उस वेबसाइट को भी देना पड़ता है, और इसी वजह से उनको कम पैसे मिलते हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी हॉस्टल या होटल में जाते हैं और ऑन द स्पॉट रूम बुक करते हैं या फिर बेड बुक करते हैं, तो जो पैसा जो हम उनको देते हैं वो डायरेक्ट उनके हाथ में मिल जाता है और उनको पूरा पैसा उनके हाथ में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनको किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब भी आप ऑन द स्पॉट होटल बुक करोगे तो सीधा जाकर आप नेगोशिएट ही करना। अगर वो नेगोशिएट करने के लिए नहीं मानते तो आप उनको कह सकते कि ओके आप नेगोशिएट नहीं करें, ठीक है मैं ऑनलाइन बुक करता हूँ, ऑनलाइन ही पेमेंट करता हूँ, जिससे कि उनको कमीशन के हिसाब से उनको थोड़ा पैसा तो देना ही पड़ेगा वेबसाइट को। तो इस हिसाब से वो मान भी जाते, कभी कभार ज्यादातर तो मान ही जाते कि वो कहते कि अच्छा ठीक है आप ऑनलाइन मत भरिए, आप हमको ही पैसा दे दीजिए, और फिर उस वक्त आप उनसे नेगोशिएट कीजिए। अगर 400 बात के हिसाब से आपको रहने मिल रहा है पर नाइट, तो आप उनसे कहिए कि हम आपको 250 बात देंगे। नहीं हाँ नहीं करके अगर वो 300 या 350 बात में मान जाते हैं तो आपका पैसा तो बच ही जाएगा। तो इससे क्या आपका 50 या 100 बात भी अगर बचता है तो आपका प्रॉफिट ही होगा उससे। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी हॉस्टल या होटल में जाओगे, ऑन द स्पॉट बुक करोगे तो नेगोशिएट जरूर करना, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा पैसा बच जाएंगे। तो चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो है अट्रैक्शन।
पर तो हमने ज्यादातर फ्री अट्रैक्शन पर ही ध्यान दिया। आपने देखा होगा कि हम ज्यादातर टेम्पल्स ही देखने जा रहे थे, या फिर हम नाइट मार्केट देखने चले जाते थे, या फिर हम मॉल में चले जाते थे घूमने के लिए। तो ज्यादातर हमने फ्री अट्रैक्शन पर ही ध्यान दिया। हाँ, जो पेड अट्रैक्शन वो हमने किया था वो हमने सिर्फ अयोध्या में ही किया था, और वो था वाट रचा पुराना जो हम देखने गए थे, जिसकी कीमत थी 50 बात पर पर्सन यानी कि 121 रुपए। और दूसरा था वाट महाता जिसकी भी कीमत थी 50 बात यानी कि 121 रुपए। और फिर हम सीधा चले गए अयोध्या फ्लोटिंग मार्केट देखने के लिए, जिसकी कीमत थी 200 बात यानी कि 470 रुपए। तो बस यही हम लोग ने पेड अट्रैक्शंस किया था, और इसका जो टोटल खर्चा आया था वो हुआ है 712 रुपए। तो अब हम हमारे आखिरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है फूड के बारे में। तो फूड पर तो आप सीधा स्क्रीन पर देख सकते हो कि कहाँ हम लोग ने पैसा खर्च किया है। तो ज्यादातर तो मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते हम लोग ने लंच किया था, और फिर कॉफी भी पिया था, जो कि 130 और 170 रुपए का खर्चा हुआ था। और फिर कबाब पाए, फिर ब्रेड व्रेड, जो भी मतलब नॉर्मल खर्चा हम लोग ने किया था। तो बैंकॉक में हम लोग का जो फूड पर खर्चा हुआ था वो हुआ था 624 रुपीज। और फिर अयोध्या में जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 526 रुपीज फूड पर। और फिर पैक्चोंग में 92 रुपीज ही खर्चा हुआ था, क्योंकि मैंने थाई टी पिया था 2 बार। और फिर नाखून नायक में जो लैम्प था, कैंप ग्राउंड था, वहाँ पर हम लोगों ने 119 रुपया खर्च किया था, यानी मैंने खर्च किया था मेरे ऊपर ही। और जिनका जो खर्चा था वो अलग था। तो जो मेरा खर्चा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर वापस हम बैंकॉक आए थे, और फिर बैंकॉक में जो मैंने खाया पिया था, मतलब थाई थी और फिर डिनर और स्वीट स्नैक्स और जो भी मैंने मतलब कॉफी वॉफी जो पिया था, उसका जो टोटल खर्च हुआ था वो हुआ था 259 रुपीज। तो ये हुआ था टोटल खर्चा, यानी फूड पर जो मेरा टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 1620 रुपीज। तो अब जो मेरा टोटल हिसाब किताब है, यानी कि फ्लाइट टिकट प्लस वीजा ऑन अराइवल प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस स्टे प्लस एक्टिविटीज या फिर अट्रैक्शंस और प्लस फूड, इन सबको मिला के जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 22,688 रुपीज। तो इतने पैसे में मैं थाईलैंड घूम के आया था। अब 18,000 मैंने आपको थंबनेल में बताया, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। तो मान लो अगर मैं आज चले जाता थाईलैंड, तो अभी के हिसाब से वीजा ऑन अराइवल टोटली फ्री है। तो जो 2,000 बाद जो मैंने स्पेंड किए थे वो भी मेरे पैसे खर्च नहीं होते। तो 22,688 रुपीज माइनस 4,800 अगर मैं करूँ तो उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 17,888 रुपीज। यानी इतने कम पैसों में मैं आराम से थाईलैंड घूम के आ जाता हूँ, वो भी 10 दिनों के लिए। और एक बात बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि स्टे में ही मैंने 4,050 रुपए खर्च किए। मान लो अगर मैं अकेले गया होता घूमने के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं होटल में तो रहता ही नहीं, मैं हॉस्टल में रहता या फिर मैं काउच सर्फिंग करता। तो उस हिसाब से मेरे 4,000 तो जाते ही नहीं, मेरे 2,000 के आसपास ही खर्चा हो जाता है, या तो शायद मैं 1,500 में ही रहने का खर्चा निपटा लिया रहता। लेकिन मान लो मैं 4,000 की जगह पर 2,500 खर्चा कर लिया होता, तो उस हिसाब से अगर मैं देखता तो 17,888 माइनस 1,500 रुपीज अगर मैं करता, तो जो टोटल खर्चा होता वो होता 16,388 रुपीज। यानी इतने कम पैसों में मैं आराम से थाईलैंड घूम के आ गया होता। और इसमें मैंने एक सिम कार्ड का जो हम लोग ने खरीदा था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो सिम कार्ड जिन ने ही खरीदा था, तो बस उसी के सिम कार्ड पे हम लोग घूम रहे थे। और यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपेंस भी है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो था 50 बात में खरीदा हुआ वो चश्मा जो मैंने खरीदा था मेरे खुद के लिए, तो वो भी मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो मेरे खुद के लिए मैंने खरीदा था, इसलिए मैंने वो सब ऐड नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि कितने कम पैसे में मैं थाईलैंड घूम के आया था। तो मान लो अगर मैं अभी जाता थाईलैंड, तो जाहिर सी बात है मैं 15,000 के अंदर ही आराम से थाईलैंड घूम के आ जाता। वो भी 11 या 12 दिन रहकर मैं आता आराम से, और 15,000 के अंदर ही मैं थाईलैंड घूम के आ गया होता है। इतने सस्ते में हम थाईलैंड घूम सकते हैं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एज ए मिडिल क्लास पर्सन मैं 7 या 10 दिनों के लिए 40 से 50,000 खर्चा करके मैं थाईलैंड तो घूम ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और जाहिर सी बात है कोई भी मिडिल क्लास पर्सन इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें सब कुछ देखना पड़ता है, हमारी फैमिली को भी देखना पड़ता है, और हर एक चीज के बारे में हमको मतलब हर एक खर्चे के बारे में हमको देख के चलना पड़ता है। इसलिए इतना तो एक झटके में हम लोग नहीं उड़ा सकते पैसा, और इसीलिए मैं इस तरह से घूमता हूँ जिससे कि मेरा उस कंट्री में घूमना भी हो जाता है और मेरे कम से कम पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और यही चीज मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी ये वीडियो को देख रहा होगा, फिर चाहे मेरा सब्सक्राइबर हो या ना हो, जाहिर सी बात है वो थाईलैंड जाने का तो प्लान जरूर बना रहा होगा, इसलिए वो ये वीडियो देख रहा होगा। इसलिए जो सारी के सारी टिप्स है ये आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप भी थाईलैंड जाओगे तो आप भी इसी तरह से घूमकर अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा बचा पाओगे, और कम से कम पैसों में आप आराम से थाईलैंड घूम के आ पाओगे। इसलिए मैं ये सारे के सारे टिप्स आपसे शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये थाईलैंड का जो पूरा जो सीरीज था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अब मिलेंगे
किसी और जगह पर, पता नहीं कहाँ पर, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और ये पूरा थाईलैंड का जो सीरीज था पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी थी। अगर आपको कुछ डाउट है और आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे वो सवाल कर सकते हो। मैं आपके सारे के सारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और देश में या किसी और सीरीज में। कहाँ मिलेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह 9 बजे मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, इतना तो कंफर्म है। तो चलिए, till then, keep smiling, keep inspiring and keep traveling. Bye.